हाय फ्रेंड्स, अभी तक हमने धारा 240 तक पढ़ लिया था और हम पढ़ने वाले हैं अब धारा 241 से 245। एक्चुअल में जो 245 जो धारा है उसमें उपधाराएं 20 के आसपास हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दैट्स वाई वो जो 245 जो धारा है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर हम सिर्फ 5 धाराएं पढ़ेंगे और ये कंटिन्यूसली हम पढ़ रहे हैं ना। तो अभी हम अगर 241 की बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे हम मूर्तियों की स्थापना की। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी आप हो RS गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ये टेलीग्राम का लिंक है RS गुरुजी के नाम से और यूट्यूब का लिंक भी है RS गुरुजी के नाम से। गुरुजी RS भी हमारा ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मूर्तियों की स्थापना की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूर्ति लगाने की आज्ञा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी जाएगी, है ना। तो जैसे मान लो नगर पालिका क्षेत्र है, वहाँ पर किसी अम्बेडकर जी की मूर्ति लगानी है, महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगानी है या कोई और मूर्ति लगानी है, तो उसकी जो आज्ञा देगी वो कौन देगी? राज्य सरकार देगी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति को हटाए या नष्ट करे, ठीक है। यहाँ पर यह भी कंडीशन हो सकती है कि वो कोई व्यक्ति है उसको हटा रहा है या उसको नष्ट कर रहा है ना। तो वहाँ पर क्या कंडीशन है? वहाँ पर उसको कारावास दिया जाएगा 2 मास से लेकर 6 मास तक, ठीक है। और जुर्माना होगा उस पर 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक। मान लो जैसे कोई अम्बेडकर जी की मूर्ति है या महात्मा गांधी जी की मूर्ति है या फिर किसी को पार्क को या फिर किसी सर्किल को श्री भगवान राम के नाम पर बनाया गया है, वहाँ पर राम जी की मूर्ति लगाई गई है। तो अगर कोई उस मूर्ति को बाधा पहुँचाता है, हटाता है, तोड़ता है, नष्ट करता है, दैन उसके ऊपर 2 मास से लेकर 6 मास तक का उस पर कारावास होगा। 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 242 की, 242 नंबर की धारा है और इसमें लिखा हुआ है झाड़ियों वृक्षों आदि का हटाया जाना और उनकी काट छांट करना। तो नगर पालिक क्षेत्र में जितनी भी झाड़ियां हैं या वृक्ष हैं उनको अगर हटाया जाना हो, उसको काटना हो, उनको छांटना हो या उनको जैसे सर्दियां आती हैं तो उनको काट छांट जो हम करते हैं अगर वो करनी हो तो उसके क्या प्रावधान किए गए हैं इस अधिनियम के तहत, वो हम पढ़ने वाले हैं धारा 242 में। तो यहाँ पर है अगर किसी भूमि के स्वामी के पेड़ों या झाड़ियों से सार्वजनिक मार्ग में बाधा हो या तालाब कुएं का पानी गंदा हो रहा हो। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका ये मकान है, यहाँ पर एक साथ में पार्क ये सॉरी रास्ता जा रहा है, सार्वजनिक रास्ता है, यहाँ पर आपका पेड़ है, यहाँ से इसमें ये पत्तियाँ आ रही हैं, डालियाँ आ रही हैं, जिससे आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपका पेड़ जो है उसके कुछ फल हैं, उसकी कुछ लकड़ियाँ हैं, वो पड़ोस के पास में जो उससे रास्ता गुजर रहा है उसमें नुकसान पहुँचा रहा है आने जाने वालों को, है ना। या फिर आपका जो पेड़ है ना, आपके घर का जो पेड़ वेड़ है, जो आपका इतने सारे फल वृक्ष वगैरह हैं, तो उसकी वजह से अगर जस्ट बगल में ही आपका कोई तालाब है, कोई कुआं है और उसका पानी गंदा हो रहा है ना, गंदा हो रहा है, हो सकता है ना आपके यहाँ से कोई गंदगी जा रही है, पेड़ों से पत्तियाँ झड़ते हैं और वहाँ पे वो गंदे का जो पानी है तालाब का वो गंदा होने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, नगर पालिका लिखित नोटिस देगी, किसको? स्वामी को लिखित नोटिस देगी और उसको कहेगी कि आप इसको पेड़ को हटाइए या फिर जो डालियाँ हैं जिससे गंदगी हो रही है उनको हटाइए। निवेदन हमारा लिखित नोटिस भेज रहे हैं अभी, तो उसके बाद में दिक्कतें होंगी आपको, पहले आप लिखित नोटिस के द्वारा इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट है कि अगर स्वामी झाड़ियों को ना हटाए, अब ये भी तो हो सकता है ना कि स्वामी अवॉइड कर दे, जो वो नोटिस मिला है उसको अगर वो अवॉइड कर दे, उस केस में क्या होगा, नगर पालिका उन झाड़ियों और पेड़ों को हटाएगी। अब किसका दायित्व आ गया? वो नगर पालिका का दायित्व आ गया है। और जो खर्च होगा ना वो नगर पालिका बकाया की तरह उससे वसूल करेगी, उससे मतलब स्वामी से वसूल करेगी। समझ आ गया? यहाँ पर ये हुआ अभी तक जो हमने पढ़ा कि कोई झाड़ी है, वृक्ष है, उनको हटाए जाने का प्रावधान क्या है, साथ में उनकी काट छांट से व्यवस्था क्या है। तो अगर कोई जो पेड़ है स्वामी का, वो अगर किसी सार्वजनिक मार्ग में आने जाने वालों को प्रॉब्लम कर रहा है या उससे आसपास के जो तालाब कुआं है उसका पानी गंदा हो रहा है, तो नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा उसको हटाएगी, पहली बात तो। नेक्स्ट, अगर फिर भी वो हटाता नहीं है तो नगर पालिका का दायित्व हो जाएगा उसको हटाने का, और जो भी खर्चा होगा वो क्या करेगी, नगर पालिका बकाया की तरह वसूल करेगी, उससे किससे? स्वामी से वसूल करेगी। तो ये हमने पढ़ा धारा 242, झाड़ियों वृक्षों आदि हटाए जाना और उनकी काट छांट। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं धारा 243, खतरनाक भवन। ऐसे भवन जो खतरनाक श्रेणी में है, जिनकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, उनको क्या कहा जाएगा? खतरनाक भवन कहा जाएगा। ये हमने परिभाषाएं पहले पढ़ ली हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर कोई भवन आसपास के लिए गिरने वाला हो या खतरनाक हो तो नगर पालिका बाड़ लगवा सकेगी। नगर पालिका क्या क्या काम करेगी?
तो जैसे आपका ये भवन है, किसी का भी भवन है और ये क्या है, गिरने वाला हो, जर्जर अवस्था में है, कंडम अवस्था में है, तो उस केस में क्या होगा, या फिर किसी को नुकसान पहुंचा सकता हो सकता है आगे आने वाले समय में गिर जाए, जिससे आने जाने वालों के लिए नुकसान हो जाए, उनको दिक्कत हो, उनके घर के लिए दिक्कत हो, या कोई उसके नीचे दब के मर जाए, है ना, किसी को प्रॉब्लम हो जाए, लग जाए उसे किसी कोई पत्थर गिरने से। तो ऐसा कोई अगर जर्जर वाला, जो जर्जर अवस्था में अगर कोई भवन है, तो अब नगर पालिका के पास क्या काम है, नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका करेगी वहाँ पर बाड़ लगवा सकेगी, उस घर के चारों तरफ बाड़ लगवा सकेगी कि भाई इसके चारों तरफ मत जाइए आप, ये अगर गिरेगा तो यहाँ पर ही गिर जाएगा, इसके पत्थर यहीं पे गिर जाएंगे, है ना, आसपास गिर जाएंगे। तो अगर किसी को वो चारों तरफ क्या करेगी, उसके बाड़ लगवा देगी कि भाई यहाँ पर आपका प्रवेश निषेध है, आप इस मकान के चारों तरफ मत जाइए, आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, जो भी बाड़ लगवाएगी उसका जो खर्च होगा वो कौन देगा, भवन का स्वामी देगा या अधिभोगी देगा। जो भी उस भवन का जो स्वामी है, अगर कोई रह रहा है यहाँ पर, तो उसका जो खर्चा, तो ये बाड़ तो लगा देगी नगर पालिका, लेकिन खर्चा कौन देगा, जो इस भवन में जो स्वामी रह रहा है, ये जो स्वामी रह रहा है ना, ये इसका खर्चा देगा। और खर्च जो होगा ना, ये वो कर की रकम की तरह वसूल होगा कि उस पर कर लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है, इसकी तरह इसका वसूलनीय होगा, वसूला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये हो सकती है, अगर खतरा आसन्न हो, आसन्न मतलब आसन करीब न हो, तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आज ये मकान ऐसा लग रहा है कि यार गिर सकता है, लेकिन कम से कम 5-7 साल बाद गिरेगा, ये गिरेगा तो सही, लेकिन 5-7 साल बाद गिर सकता है, आने वाले 2-4-5-6 महीने में इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो नगर मतलब तुरंत अगर गिरने वाली कंडीशन होगी या फिर ऐसा खतरनाक होगा तो ये कंडीशन होगी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है कि अभी साल 6 महीने ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आसपास के लोगों को, लेकिन भविष्य में आ सकती है, तो नगर पालिका क्या करेगी, स्वामी को बाड़ लगाने का नोटिस देगी। स्वामी को बोलेगी भाई अब आप इसके चारों तरफ बाड़ लगवाइए, हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो नोटिस के उसके बाद अगर जैसे मान लो नोटिस दे दिया, नोटिस के 2 दिन के अंदर अगर स्वामी बाड़ न करे तो नगर पालिका करवाएगी। अब क्या होगा, अगर नोटिस दिया और उसके 2 दिन के अंदर अगर बाड़ नहीं करवाई, किसने, स्वामी ने बाड़ नहीं करवाई, तो फिर नगर पालिका ये बाड़ करवाएगी और सेम वैसे ही खर्च स्वामी से कर रकम की तरह वसूल लिया जाएगा। अगर भाई आने वाले समय में हो सकता है लेकिन अभी नहीं है, तो नगर पालिका बोलेगी कि यार भाई आप इसकी बाड़ करवा दो स्वामी से। अगर वो 2 दिन के अंदर नहीं करवाता है तो फिर वो नगर पालिका उसकी बाड़ करवाएगी और जो स्वामी होगा वो उससे पैसे वसूले जाएंगे, और किसकी तरह, कर रकम की तरह उससे पैसे वसूले जाएंगे। नेक्स्ट बात है यहाँ पर सेकंड नंबर की उपधारा में इसमें ही कि नगर पालिका भवन को गिराने का स्वामी या अधिभोगी को 3 दिवस का नोटिस देगी। अगर वह भवन नहीं गिराता है तो नगर पालिका गिराएगी, मरम्मत करवाएगी। ऐसा भवन हो सकता है जो गिरने वाला हो या उसकी मरम्मत आवश्यक हो, ऐसा भवन है जो ये गिरने वाला है या इसकी जर्जर अवस्था में है, और उसका जो भवन जो स्वामी है, अधिभोगी है, अब नगर पालिका क्या करेगी कि उसको बोलेगी कि भाई ये जर्जर अवस्था में आने वाले समय में गिर सकती है, किसी की जान माल की हानि हो सकती है, तो आप इसको गिरा दीजिए, ठीक है, इसको भवन को गिरा दीजिए, इसको तोड़वा दीजिए, क्योंकि इससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन और वो कितने दिन का नोटिस देगी, 3 दिन का नोटिस देगी, 3 दिन में इसको गिरा दीजिए, क्योंकि हो सकता है 2, 4, 5, 7 दिन में गिर जाए और इससे लोगों को नुकसान हो जाए। तो 3 दिन का नोटिस यहाँ पर देगी कौन, नगर पालिका स्वामी को। अगर वो भवन नहीं गिराता है तो अब क्या करेगी, नगर पालिका गिराएगी या फिर उसकी मरम्मत नगर पालिका कराएगी। तो उसका खर्चा किससे वसूला जाएगा, स्वामी से वसूला जाएगा। ठीक है, वो सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया। ठीक है, तो ये सेम चीज़ धारा 243 में बताई गई है। अब बात कर लेते हैं धारा 244 की, पटरियों आदि को हटाना। ये है धारा 244, पटरियों आदि को हटाना। इसमें लिखा हुआ है अगर कोई नगर पालिका संपत्ति को हटाए या नुकसान पहुंचाए या परिवर्तन करे तो जुर्माना क्या है। मतलब ये है कि जैसे नगर पालिका की कोई पटरियां हैं, कुछ भी है, तो अगर कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की संपत्ति को हटाता है ना, कहीं पे सामान पड़ा हुआ है नगर पालिका का और उसको संपत्ति को हटाता है या उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, नगर पालिका की कोई भी संपत्ति है, कोई भी अग्निशमन यंत्र मान लो या फिर उसका कोई यान मान लो, मतलब कोई उपकरण मान लो, या नगर पालिका का कोई भवन मान लो, उसको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है उसकी संपत्ति को, या उसको कोई हटाता है या उसमें कोई परिवर्तन करता है, तो यहाँ पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है धारा 244 में। और ये जुर्माना कितना है, 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का यहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, हटाता है, तोड़ता है, फोड़ता है, परिवर्तन करता है।
नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2000 से 5000 रुपये तक के बीच में तो वो उसको देगा ही देगा जुर्माना, लेकिन साथ में यहाँ पर जो नगर पालिका को जो क्षति हुई है, जो भी नगर पालिका को नुकसान हुआ है, साथ में जो भी प्रशासनिक प्रभार हैं, जो प्रशासनिक जो खर्चे और भी हो सकते हैं किसी फाइल को मूवमेंट कराने के लिए या फिर किसी को पैसा देने के लिए या कोई विज्ञापन निकलवाने के लिए, है ना, जो भी प्रशासनिक खर्चे हैं उनका 10% भी यहाँ पर देना पड़ेगा। मतलब नगर पालिका की क्षति तो देगा ही, साथ में प्रशासनिक प्रभार का 10% भी वो देगा। कौन? जो नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट है, अगर नगर पालिका वापस ठीक करने का नोटिस दे दे और व्यक्ति विफल रहे तो फिर से जुर्माना लगाए। जो भाई नगर पालिका की जो भी क्षति हुई है ना, अब नगर पालिका कह दे कि भाई आपने जो भी हमारी नुकसान पहुंचाया, हमारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, तो अब इसको आप ठीक करिए, इसको आप क्या करिए, ठीक करिए, और हम आपको नोटिस भेज रहे हैं, इसको आप ठीक करिए। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति विफल रहता है कि भाई उसको ठीक नहीं करवाता है, उसकी मरम्मत नहीं करवाता है, तो मरम्मत नहीं करवाने के कारण फिर से उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, और वो होगा 1000 से लेकर 2000 रुपये तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, जुर्माना जो लगाया जा रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली बात तो मैंने बताई है आपको कि भाई कोई भी नुकसान पहुँचाए तो जुर्माना कितना है, 2000 से 5000 रुपये तक। साथ में उसको क्या खर्चा देना पड़ेगा, जो भी नगर पालिका की क्षति हुई है, साथ में जो भी प्रशासनिक प्रभाव हुए हैं उसके 10% उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर, और अब नगर पालिका को उसको बोल दे कि भाई हमारी जो भी क्षति हुई है ना उसको आप ठीक कर दो, है ना, उसको आप मरम्मत करवा दो, कोई बात नहीं, आप पैसे मत दो, क्षति मत दो, लेकिन आप उसको मरम्मत करवा दो। उस केस में अगर व्यक्ति विफल रहता है, व्यक्ति करवाता नहीं है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर जुर्माना 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा व्यक्ति को। तो धारा 44 ये थी। अब बात कर लेते हैं धारा 45 की, 245 की, कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसी संस्था हो सकती है जो सार्वजनिक भूमि पर क्या करेगी, कोई अतिक्रमण करती है या बाधा पहुंचाती है, तो उस केस में क्या कंडीशंस दी हुई हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है ना, तो सबसे पहली बात है, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक भूमि पर क्या करता है, अतिक्रमण करता है। अब यहाँ पे एक अपवाद बताया गया, अपवाद का मतलब एक कंडीशन है वो मान्य नहीं होगी, अगर कोई नाली पर सीढ़ी बना सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई नाली जा रही है और ये किसी का मकान है, तो यहाँ पर एक सीढ़ी बना सकता है, एक सीढ़ी व्यक्ति बना सकता है इस नाली के ऊपर होके, है ना, तो ये इसको अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। अगर कोई नाली जा रही है मकान के सामने होकर, जैसे ये मकान है और इसके सामने होकर ये नाली जा रही है, और अगर कोई व्यक्ति इस मकान के ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर कोई सीढ़ी बना देता है, ये सीढ़ी बना दी है उसने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अतिक्रमण कर रहा है, ये ध्यान रखना आपको। सीढ़ी बना सकता है कोई भी नाली के ऊपर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर कोई सार्वजनिक भूमि है और उस पर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है और उस पर दोष सिद्ध हो जाता है कि भाई इसने अतिक्रमण किया है, तो यहाँ पर उस पर कारावास लगाया जाएगा। कारावास होगा 3 मास से लेकर 3 वर्ष तक का कारावास होगा। 3 महीने से लेकर 3 वर्ष तक का कारावास करा जा सकता है अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करता है तो। साथ में उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना कितना हुआ, 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा व्यक्ति पर। नेक्स्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि न्यायालय जो है ना, कोई भी न्यायालय है, कोई भी कोर्ट है, वो कारावास की अवधि 3 मास से कम भी कर सकता है। मान लो हम यहाँ पे एक कंडीशन बता दिए कि 3 मास से 3 वर्ष तक का उसको कारावास होगा, लेकिन यहाँ पर कारावास की अवधि 3 मास से कम भी कर सकता है। तो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मान लो आ जाता है कि कारावास की अवधि 3 मास से कम करने का अधिकार किसको दिया गया है, मुख्यमंत्री को दिया गया है, नगर पालिका को दिया गया है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया गया है, या फिर न्यायालय को दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहली बात हमने डिस्कस करी कि अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर कोई अस्थायी बाधा उत्पन्न करता है। मान लो यहाँ पर कोई संपत्ति है, इसमें अपना कोई सामान डाल दिया, है ना, या फिर यहाँ पे कोई ट्रैक्टर खड़ा कर दिया उसकी नगर पालिका की भूमि में, है ना, अपना कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, अस्थायी बाधा उत्पन्न कर रहा है, मतलब कुछ समय के लिए उत्पन्न कर रहा है, तो फिर भी उसके ऊपर कारावास किया जाएगा। सादा कारावास 1 मास तक और जुर्माना 5,000 रुपये तक, या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। सादा कारावास 1 मास, जुर्माना 5,000 रुपये, या फिर दोनों यहाँ पर लगाए जा सकते हैं अगर कोई अस्थायी बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर कोई अतिक्रमण करता है या बाधा करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको हटाने की शक्ति किसको दी गई है, उसकी हटाने की शक्ति दी गई है नगर पालिका को और उसके द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी को। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर नगर पालिका की भूमि कोई अतिक्रमण होता है तो उसको हटाने की शक्ति है नगर पालिका की या उसके द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी की, है ना, और जो भी यहाँ पर व्यय होगा वो उस व्यक्ति से संदत्त किया जाएगा, उस व्यक्ति से लिया जाएगा जो वहाँ पर अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से वो व्यय यहाँ पर लिया जाएगा।
हम फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ की बात है नेक्स्ट कि सार्वजनिक स्थान से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री हटाए तो, जैसे मान लो यहाँ पर ये सार्वजनिक भूमि है, सार्वजनिक स्कूल है ना, नगर पालिका की, यहाँ पे कोई मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई रोडियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ पे कोई रेत पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई पत्थर पड़ी हुए हैं, वो किसके हैं? नगर पालिका के हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे वो मिट्टी को भी ले गया, रेत को भी ले गया, अन्य सामग्री को उठा के ले गया, चोरी करके ले गया, कुछ भी मान लो आप, तो फिर भी यहाँ पे प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं इस अधिनियम के तहत। कारावास यहाँ पर 2 मास से लेकर 6 मास तक का कारावास किया जाएगा और जुर्माना 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का यहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर यहाँ पर दोनों लगाए जाएंगे, कारावास और जुर्माना। 2 मास से लेकर 6 मास तक और 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई यहाँ की उसकी नगर पालिका की मिट्टी, रेत, अन्य सामग्री ले जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नगर पालिका या प्राधिकृत अधिकारी जो है ना अगर उसको किसी भूमि पर औजार, यानों के साथ स्थायी रूप से जकड़ी किसी संपत्ति का अधिग्रहण कुर्क कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भूमि है, ये वाली भूमि है, यहाँ पर कोई औजार छोड़ देता है, जैसे उसके फावड़ा छोड़ देता है या कोई ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ देता है, ठीक है, हल छोड़ देता है उसके, या फिर यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल छोड़ देता है यहाँ पर, है ना, और उसके साथ में क्या है, कोई एक जो भूमि है नगर पालिका की वो स्थायी रूप से जकड़ी हुई है ना, तो जकड़ी हुई है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका अतिक्रमण कर लिया, क्योंकि आपने वहाँ पे परमानेंट खड़ी कर दी है, स्थायी रूप से जकड़ लिया है किसी भूमि को, नगर पालिका की भूमि को। तो उस केस में उस जो संपत्ति है, वो जगह है, उस पे जो औजार खड़े हुए हैं या यान खड़ा हुआ है, तो जो भी संपत्ति वहाँ पे है किसी व्यक्ति की, तो उसका कोई अधिग्रहण करना हो या उसको कुर्क करना हो, अपने कब्जे में लेना हो, तो वो कौन करेगा? नगर पालिका करेगी या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी करेगा, है ना। नेक्स्ट हम इसकी बात ये कर सकते हैं कि जो संपत्ति जो अधिहरण का जो आदेश देगा ना, वो कौन देगा? नगर पालिका देगी। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है, ये 9 नंबर की उपधारा है, इसको मैंने इसके साथ में ही लिख दिया कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो जो संपत्ति अधिहरण का जो आदेश जो जारी करेगा ना, अधिग्रहण का जो आदेश, वो नगर पालिका करेगी। समझ आए बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि किसी अधिकारी द्वारा संपत्ति कुर्क की जाए तो अधिग्रहण या कुर्की की रिपोर्ट वह नगर पालिका को देगा। मतलब किसी अधिकारी ने क्या किया यहाँ पर, जैसे मान लो नगर पालिका करेगी जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी है और अगर वो किसी संपत्ति को कुर्क करता है तो उसका अधिग्रहण और कुर्की की जो रिपोर्ट है ना, वो किसको दी जाएगी? नगर पालिका को जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में आपके। नेक्स्ट है कि जो भी संपत्ति यहाँ पर कुर्क की गई है, अभी अधिग्रहण उसका किया गया है, जो ऐसे इस स्थिति में जो यहाँ पर मिली है, तो जो भी संपत्ति होगी उसका जो विक्रय करने का काम होगा, जो वैनित करने का काम होगा, वो आदेश कौन देगा? नगर पालिका देगी। तो यहाँ पे जो विक्रय करना है, क्योंकि उसको बेचना तो पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल ले ली, ऐसे हर जगह पे संपत्ति कुछ अतिक्रमण करने वाली संपत्ति प्राप्त हुई, उसको इकट्ठा कर लिया, उससे क्या प्रॉफिट हुआ? अब वहाँ पर क्या होगा कि उसको बेचा जाएगा, उसका विक्रय किया जाएगा, नीलामी के द्वारा मान लो या फिर कैसे भी मान लो, तो उसका विक्रय किया जाएगा और ये विक्रय कौन करेगा? नगर पालिका करेगी। नेक्स्ट हम 8 नंबर की उपधारा की अगर बात करें तो जो संपत्ति को विक्रय करने के बाद में जो विक्रय आगम का संदाय, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई संपत्ति बेच दी, जैसे मान लो उसका हल मिला अपन को, भाई हमारी जो जगह है नगर पालिका की, उसमें किसी ने अपना प्राइवेट जो है ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी या हल खड़ा कर दिया या फिर अपनी बाइक खड़ी कर दी वहाँ पर, तो अब उसको अपन बेचा जाएगा। कौन बेचेगा? नगर पालिका बेचेगी। आदेश कौन देगी? नगर पालिका देगी। उसको विक्रय करने के बाद में यहाँ पर उसका पैसा मिलेगा, विक्रय आगम मतलब उसका जो पैसा मिलेगा ना, जैसे मान लो अपने किसी बाइक को बेचा और वो 30,000 रुपये की बाइक बिकी, ठीक है, तो अब जो विक्रय आगम का जो संदाय है, संदाय मतलब उसका पेमेंट किसको किया जाएगा, उसको किसको भुगतान किया जाएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो विक्रय व्यय, जो अभी इसको बेचने में जो खर्चा हुआ था ना नगर पालिका को, कि भाई वहाँ पे उन्होंने कोई बाइक को लेके आए थे एक जगह पर, फिर वहाँ पे बोला कि यार 1 आदमी 2 आदमी हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको इसको बेचेंगे, या फिर कोई अदर कोई खर्चे हैं, आनुषंगिक व्यय कोई है, तो वो सारा काट लेंगे। मान लो विक्रय व्यय में मान लो 1,000 रुपये खर्च हो गए विज्ञापन निकलवाने में, या कोई वहाँ पे 2 कर्मचारी लगे हुए हैं, या उनका चाय पानी का जो खर्चा है 1,000 रुपये वहाँ पे खर्च हो गए, आनुषंगिक व्यय भी 500 रुपये हो गए मान लो, तो 1,500 रुपये इसमें खर्च आ गया किसका? नगर पालिका को बेचने में, है ना। तो अब मान लो 30,000 रुपये की बाइक बिकी, तो यहाँ पर जो अभी तक जो 1,500 रुपये यहाँ पे खर्च हुए हैं ना, उसको काट के जो पेमेंट आएगा, कितना पेमेंट आएगा? 28,000 रुपये 500, तो वो किसको दे दिया जाएगा? संपत्ति के स्वामी को दे दिया जाएगा, जिसकी भी वो बाइक थी उसको दे दिया जाएगा। भाई आपने हमारा अतिक्रमण किया, हमने इसको बेच दी, अब जो पैसा है वो आप ये पकड़ो, हमारा इतना खर्चा हुआ था 1,500 रुपये, आपके 30,000 रुपये की बाइक बिकी है, क्योंकि आपने अतिक्रमण कर रखा था, इस वजह से आपने नियमों का उल्लंघन किया, हमने उसको बेच दिया, और
अब आप इसके जो 28,500 रुपये हमारे पास बचे हैं उनको आप ले सकते हो। कौन ले सकता है? संपत्ति का स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें, संपत्ति अधिहरण से पूर्व संपत्ति के स्वामी को संपत्ति अधिहरण के आधारों की सूचना वाला लिखित नोटिस दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई संपत्ति यहाँ पर मिली है, मैंने अभी बताया भूमि पर कोई बाइक खड़ी मिल गई है, कोई उसका औजार है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, हल है ना उसका, तो अगर जब उसको अधिग्रहण कुर्की की जाएगी ना, उससे पहले क्या होगा, उसके जो संपत्ति का जो स्वामी है, जिसका वो साधन है, जिसके वो उपकरण है, जिसके वो यान है ना, उनको एक लिखित नोटिस जारी किया जाएगा। और उसमें क्या जानकारी होगी? उसमें ये जानकारी होगी कि भाई आपकी ये बाइक वाइक ऐसे खड़ी हुई थी, हमारा अतिक्रमण कर रही थी हमारी जगह का, दैट्स वाई हमने आपका ये जो संपत्ति है उसकी हमने कुर्की कर ली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि संपत्ति अभिग्रहित या कुर्क के आदेश के खिलाफ व्यथित व्यक्ति जिला न्यायाधीश को 1 मास के भीतर अपील कर सकेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो भाई मान लो 5300 नंबर की कोई गाड़ी थी और उसका उन्होंने कुर्की कर ली, जबकि जिसके पास नोटिस पहुंचा उसके पास वो 5200 नंबर की गाड़ी थी, उसमें जो नंबर प्लेट थी 5200 थी, उसमें लास्ट में 5300 था, उन्होंने उसको नोटिस भेज दिया 5200 वाले को। अब उसको लगेगा कि यार ये तो मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है, ऐसा मेरा कोई प्रयोजन नहीं था अतिक्रमण करने का, तो एक उसको प्रावधान किया गया है कि वो अपील कर सकता है। अपील कर सकता है, किसको कर सकता है? जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है। कितने दिन में? 1 मास के भीतर भीतर कर सकता है। तो जो संपत्ति अभिग्रहित या कुर्क जो हुआ है, आदेश जो निकला है, उसके खिलाफ जिला न्यायाधीश को 1 महीने के भीतर भीतर अपील कर सकता है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसी अपील पर जो जिला न्यायाधीश है वो अपील निपटारे के लंबित रहने के आदेश को रोकने का, उपांतरित करने का या परिवर्तन करने का आदेश कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि जो जिला न्यायाधीश है, जो अपील से रिलेटेड जो भी आदेश हैं, उनके संबंध में आदेश करने की पावर किसको दी गई है? जिला न्यायाधीश को दी गई है। मान लो कोई अपील निपटारे से संबंधित कोई एक लंबित रहने का कोई आदेश निकला हुआ है पहले ही कि यार ये अपील को जो निपटारा है उसको लंबित किया जाए, ऐसा कोई आदेश निकाला हुआ है, तो उसको रोक देगा जिला न्यायाधीश। उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है, वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, उपांतरित कर सकता है। तो ये पावर किसको दी गई है? जिला न्यायाधीश को दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें 14 नंबर की उपधारा में कि अगर कोई संपत्ति अभिग्रहित या कुर्क की जाए तो संपत्ति के कब्जे, परिधान, व्ययन, निर्मुक्ति, वितरण के संबंध में जो भी आदेश जारी होंगे ना, वो कौन करेगा? नगर पालिका करेगी या जिला न्यायाधीश करेगा। जिला न्यायाधीश को करेगा क्योंकि इसको अपील के पावर्स दी गई है। अपील की जो अभी मैंने आपको बताया, अपील पावर्स दी गई है जिला न्यायाधीश को। और इसके अलावा जो भी काम जो करेगा, ये सारे आदेश वो नगर पालिका भी करेगी। संपत्ति पर कोई कब्जा है ना, उसका यूज कैसे करना है, उसका वितरण कैसे करना है, किस किस के बीच में उसका यूज आएगा, उससे रिलेटेड सारे जो अधिकार नगर पालिका और जिला न्यायाधीश को दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अन्य जो न्यायालय हैं या अधिकरण हैं या प्राधिकरण हैं, उनको ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ नगर पालिका और जिला न्यायाधीश को ही ये अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट उपधारा 15 की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उपधारा 1, 2, 4 के अंतर्गत अपराध अभियोजित होने पर अपराध नहीं किए जाने का साबित करने का अधिकार व्यक्ति पर होगा। अब जो मैंने आपको बताया कि यार 1, 2 नंबर कौन सा है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर लेता है नगर पालिका की सार्वजनिक भूमि पर, या कोई अस्थायी रूप से बाधा उत्पन्न कर लेता है, या फिर कोई व्यक्ति है ना जो सार्वजनिक स्थान से मिट्टी ले लेता है, रेत ले लेता है, अन्य सामग्री हटा देता है ना, तो ये अगर ऐसा कोई काम करता है लेकिन अब उसके ऊपर अपराध घोषित हो गया कि भाई तुमने अपराध किया है, तो जो निर्दोष साबित करने का जो अधिकार रहेगा ना, वो उसी व्यक्ति को रहेगा जिस पर ये कार्रवाई की जा रही है। वो व्यक्ति खुद को निर्दोष साबित कर सकता है, उसको ये अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उसको जबरन उस पर कर लिया जाएगा, उसका सुनने का अवसर भी नहीं दिया जाएगा, बाकायदा उसको सुनने का अवसर रहेगा और वो खुद को निर्दोष साबित कर सकता है। वो कर सकता है कि सर मैंने अपराध नहीं किया है, ये मैं साबित कर रहा हूँ, ये मुझे अधिकार दिया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 16 नंबर की उपधारा में, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नगर पालिका त्योहार या समारोह अवसर पर किसी जगह का अस्थायी अधिभोग कर सकती है, अस्थायी निर्माण कर सकती है उस जगह पर, और वो 7 दिवस तक ऐसा कर सकती है। मान लो माउंट आबू में कोई महोत्सव हो रहा है, तो वहाँ की जो नगर पालिका है, या फिर कहीं पर कोई मेला लग रहा है, कैला देवी का मेला लग रहा है, या फिर खाटू श्याम जी का मेला भर रहा है, तो वहाँ की जो नगर पालिका है ना, ऐसे अवसर पर किसी भी जगह पर अस्थायी निर्माण कर सकती है, अस्थायी उपभोग कर सकती है, अधिभोग कर सकती है उस जगह का, और वो 7 दिवस तक के लिए ऐसा कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कितने दिन तक कर सकती है? 7 दिवस तक कर सकती है।
अगर नगर पालिका से रिलेटेड कोई कर्मचारी स्वयं अतिक्रमण करे, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट बताया हुआ है कि अगर नगर पालिका का ऐसा कोई कर्मचारी है जो खुद भी अतिक्रमण कर रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो उसी नगर पालिका में रह रहा हो और वो खुद अतिक्रमण कर रहा हो, उसको लगता है कि यार मैं तो नगर पालिका में काम करता हूँ, मुझे तो कौन कहने वाला है, तो उस केस में क्या प्रावधान किए गए हैं। और या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसकी वो कह रहा है कि भाई मैं नगर पालिका में बैठा हुआ हूँ, तुम आराम से अतिक्रमण करो, मतलब किसी की सहायता कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। उस केस में अगर उस पर दोष सिद्ध हो जाता है तो वहां पर उसको कारावास सुनाया जाएगा, 3 महीने से लेकर 3 वर्ष तक का कारावास उसको सुनाया जाएगा। उस पर जुर्माना लगेगा 30,000 रुपये तक का। अगर कोई दूसरा अतिक्रमण करता तो ये कारावास तो सेम रहता, लेकिन 30,000 से लेकर 50,000 रुपये वहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट के नियम है भाई, यहाँ पे जो उसका खुद का कर्मचारी है तो भाई ये तो हमारा ही है, तो इसको तो कम लगाया जाए, तो 30,000 रुपये लगा दिया उन्होंने, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। वो तो उसको नियम पता है, उसको तो 50,000 रुपये से 1 लाख तक का जुर्माना लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कारावास 3 महीने से लेकर 3 वर्ष और जुर्माना 30,000 रुपये लगाना चाहिए पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कोई भी न्यायालय को दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने हेतु नगर पालिका की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी। तो कोई भी न्यायालय है ना, अगर वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर कोई कारावास सुनाना है या कोई जुर्माना देना लगाना है, तो कोई भी अगर दंडनीय अपराध अगर किसी को संज्ञान लेना है, उस पर सुनवाई करनी है, तो नगर पालिका की पूर्व मंजूरी लेगा कि भाई हम यहाँ पर ये करने वाले हैं। न्याय जो भी कोर्ट है ना, वो ये जरूर करेगा, नगर पालिका की पूर्व मंजूरी के बाद ही ये दंडनीय अपराध का संज्ञान लेगा। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है धारा, उपधारा 19वीं 245 की जो धारा भी अब हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो 19वें नंबर की जो उपधारा है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी अपराध का अन्वेषण, जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ना किसी भी अपराध का, वो DYSP रैंक के नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। मतलब डिप्टी SP या उससे ऊपर का अधिकारी ही उस मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसकी जांच करेगा, उसका अन्वेषण करेगा। डिप्टी SP रैंक से ऊपर का अधिकारी या डिप्टी SP करेगा। नेक्स्ट है कि नगर पालिका की ओर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा FIR करने की 3 मास में ये पूरा करना होगा। जैसे नगर पालिका की ओर से मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी है वो FIR करेगा और उसको 3 महीने के अंदर अंदर इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना होगा। और जो इसकी रिपोर्ट है ना वो न्यायालय में फाइल होगी, मतलब जो न्यायालय में उसकी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 चीज़ लिखी हुई है कि कोई भी अपराध होता है उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, डिप्टी SP रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। दूसरा, नगर पालिका की ओर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 3 महीने के अंदर अंदर जो FIR है ना उसके 3 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होगा और रिपोर्ट न्यायालय में फाइल करनी होगी। तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उपधारा 20 की, कि अगर किसी व्यक्ति के अतिक्रमण करने की संभावना हो। ऐसा भी तो होता है, पहली बात तो अपन ने डिस्कस अभी तक ये किया कि किसी ने अतिक्रमण कर लिया, लेकिन अब ये संभावना है कि कोई अतिक्रमण कर सकता है भविष्य में। तो यहाँ पर जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है ना, वो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई दाखिल करेगा कि सर ये कार्रवाई आप करो, इस कार्रवाई को आप करो। मजिस्ट्रेट के सामने बोलेगा, कौन बोलेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ध्यान आ गया। नेक्स्ट, जो मजिस्ट्रेट है ना उस व्यक्ति से अच्छे व्यवहार हेतु 1 वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए बंद पत्र निष्पादित करेगा। भाई अगर नगर पालिका में किसी को लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण कर सकता है आगे जाके, तो फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और कहेगा कि सर ये कार्रवाई यहाँ पर दाखिल करेगा कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई करो, ऐसे संभावना हो सकती है। उस केस में मजिस्ट्रेट बोलेगा कि भाई 1 साल तक तो एटलीस्ट आप अच्छा व्यवहार करो। उस व्यक्ति को बोलेगा एक बंद पत्र, वहाँ पे उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, उसको पाबंद करेगा, इस पत्र पे साइन करवाएगा कि भाई 1 साल तक तुम अच्छा व्यवहार करोगे, यहाँ पर कोई भी अतिक्रमण नहीं करोगे। काम किसका है, मजिस्ट्रेट का है। और जो सभी जो कार्रवाइयाँ होंगी ना वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 107 के अधीन होंगी। ठीक है, सभी जो कार्रवाइयाँ होंगी ना वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 107 के अधीन होंगी। तो ये सारा हमने पढ़ा अभी धारा 241 से लेकर धारा 245, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो आप इसको ज़रूर कवर करें। और 15 जनवरी का आपको अर्जुन बैच के बारे में तो पता ही है, टेस्ट सीरीज भी होने वाली है वहाँ कुछ वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, वीडियो क्लासेस भी होंगी, तो ज़रूर इसको रेफ़र कर लें। अगर आप पहले प्लेटफॉर्म पर पहली बार नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।